हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों को आनंद सर का नमस्कार। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जम के पढ़ाई कर रहे होंगे। रिमेंबर, कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन्ड एफर्ट विल गिव यू अ पॉजिटिव रिजल्ट। मई जून में आप सभी लोगों का एग्जाम होने वाला है। अप्रैल मंथ स्टार्ट हो गया है। अब मोटा मोटा आपके पास सिर्फ और सिर्फ 60 दिन रह गए हैं। उसमें भी कुछ समय सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने में आपका बीत जाएगा, जैसे कि शादी वगैरह। लेकिन आपका टारगेट 2026 में गवर्नमेंट सर्विस लेकर रहना है। तो ऐसे समय में आपको अपने समय का सदुपयोग करना है। डे टू डे बेसिस पे अपने टारगेट बनाइए, उन सेक्शंस को पहले कंप्लीट करिए। अप्रैल मंथ में उस सेक्शन को पहले कंप्लीट करिए जो टफ है और एग्जाम में उसकी वेटेज भी अच्छी है। चलिए, आज हम अभ्यास डीपीक्यू सीरीज में सेट नंबर 30 को डिस्कस करेंगे। अभ्यास डीपीक्यू सीरीज स्ट्रिक्टली बेस्ड है एसएससी के लेटेस्ट पैटर्न पे, और ये बिल्कुल आपको एग्जाम ओरिएंटेड माइंडसेट में एंट्री करने का एक बहुत अच्छा जरिया है। चलिए, माई सेल्फ आनंद सर, और मैं जीएस और जीके की एक्सपर्ट फैकल्टी हूँ। मैंने अपनी इंजीनियरिंग एचबीटीआई कानपुर से की हुई है। मैं वेरियस सिविल सर्विस एग्जाम्स में अपीयर्ड हुआ हूँ। मैंने यूपीएससी प्रीलिम्स 6 टाइम क्वालिफाइड किया हुआ है। यूपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस के इंटरव्यू में अपीयर्ड हुआ हूँ, और पिछले कई सालों से टीचिंग एंड मेंटरिंग में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। चलिए, सेट नंबर 30 का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर जो 1 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट नंबर 1 है, द सुप्रीम कोर्ट लीगलाइज पैसिव यूथेनेशिया इन द कॉमन कॉज केस 2018। सर्वोच्च न्यायालय ने कॉमन कॉज मामले में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को वैध किया। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट नंबर 2 देखते हैं, द राइट टू डाई विद डिग्निटी इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो गरिमा के साथ मरने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 का हिस्सा माना गया है। ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। देखिए, आप जो सबसे पहले हम इसको देखते हैं, आर्टिकल 21 को। आर्टिकल 21 किससे संबंधित है? आपका राइट टू लाइफ से संबंधित है। राइट टू लाइफ, ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल 21, इसको सबसे ज्यादा लिबरली एक्सप्लेन्ड किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, या व्याख्या किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आप सभी को मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट को संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। उसी पावर का इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्टिकल 21, जो कि राइट टू लाइफ से संबंधित है, इसको बहुत लिबरली एक्सप्लेन्ड किया है, और इसमें बहुत सारे राइट्स को भी इंक्लूड किया। उसी में से आपका राइट टू डाई विथ डिग्निटी भी शामिल है। डिग्निटी भी शामिल है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो गया। अच्छा, स्टेटमेंट नंबर 1 जो कह रहा है, इसमें आपको पैसिव यूथेनेशिया के बारे में बताया गया, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो यूथेनेशिया होती है, यूथेनेशिया, इसको इच्छा मृत्यु भी बोल रहे हो आप, यूथेनेशिया, ये दो तरह की होती है। एक होती है आपकी पैसिव, निष्क्रिय यूथेनेशिया, और दूसरी होती है एक्टिव यूथेनेशिया। तो देखिए, पैसिव यूथेनेशिया का मतलब, सबसे पहले इन दोनों का मतलब भी समझ लेते। पैसिव यूथेनेशिया का मतलब है कि जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम होता है उसको विड्रॉ किया जाता है। यहां कब विड्रॉ किया जाएगा, वो चीज मायने रखती है। जब मरीज ऐसी स्थिति में आ जाए कि वो मतलब उसकी स्थिति इस तरह बिगड़ चुकी होती है कि वो अब आगे अपनी जिंदगी अच्छे ढंग से नहीं जी सकता है, तब आपका पैसिव यूथेनेशिया का केस बनता है। और इसमें जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम्स होते हैं, जैसे वेंटिलेटर, इनको हटाया जाता है। एक्टिव यूथेनेशिया का मतलब है कि डेलिबरेटली किसी पेशेंट को मारना। ठीक है, और मतलब एक्टिव यूथेनेशिया मतलब कोई पेशेंट है, उसको किसी तरह से ठीक किया जा सकता है, लेकिन उसको उसके बावजूद भी उसको मार दिया जाए, डेलिबरेटली मारा जाए, तो उसको एक्टिव यूथेनेशिया बोलते हैं। भारत में, इंडिया में सबसे जो अरुणा, एक केस आया था, अरुणा सानवा केस हुआ,
सानवा केस, ये सुप्रीम कोर्ट में ये केस आया था 2011 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आपका फर्स्टली पैसिव यूथनेशिया की परमिशन दी थी। ठीक है, उसके बाद कई सारे केसेस हुए, उसमें से जो 2018 का जो केस हुआ कॉमन कॉज केस 2018, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले आपका राइट टू डाई विद डिग्निटी को आर्टिकल 21 के तहत एक फंडामेंटल राइट माना है, और इधर ही और इसके बाद गाइडलाइंस भी इशू की इस केस में, कॉमन कॉज केस में, कि जो पैसिव यूथेनेशिया है उसको किस तरीके से एक्चुअली कब इम्प्लीमेंट किया जाएगा और क्या क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाना है। तो ये सब जो कॉमन कॉज गाइड केस का केस हुआ उसमें ये फॉलो हुआ। अभी ये क्वेश्चन इसलिए चर्चा में है, एक्टिव यूथेनेशिया इसलिए चर्चा में है क्योंकि अभी रिसेंटली एक पेशेंट है हरीश राणा, एक 32 वर्षीय व्यक्ति थे। इनका एक्सीडेंट हुआ था 2013 में। तब से कंटिन्यूअसली आपके परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में, ये एक तरीके की न्यूरोलॉजिकल इशू होता है जिसमें पेशेंट देख सकता है, लेकिन उसको आसपास क्या चीजें चल रही हैं, आंखें उसकी खुली रहती हैं, लेकिन उसको ये एहसास नहीं होता है कि उसके आसपास क्या हो रहा है। तो अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा को अलाउड किया है फॉर पैसिव यूथेनेशिया, इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो अब ऑप्शंस को हम देखते हैं क्या पूछ रहा है आपका। विच ऑफ द एबो स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो ऑप्शन ए में ओनली 1 दिया गया है, ऑप्शन बी में ओनली 2 दिया गया है, ऑप्शन सी में बोथ 1 and 2 दिया गया है, ऑप्शन डी में नाइदर 1 और 2। तो सही जवाब क्या रहेगा आपका? सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी। इंडिया में क्या लीगलाइज है? लीगलाइज है पैसिव यूथेनेशिया, लेकिन इसमें आपको गाइडलाइंस को फॉलो करना है। एक्टिव यूथेनेशिया इलीगल है अभी भी। ठीक है, और एक कंसेप्ट और है लिविंग बिल का। लिविंग बिल ये भी लीगलाइज किया गया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा यूथेनेशिया क्या होती है, पैसिव एक्टिव, और आर्टिकल 21 के तहत राइट टू डाई विद डिग्निटी भी शामिल किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 का क्वेश्चन नंबर 2। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द 8th शेड्यूल इनिशियली कंटेन्ड 14 लैंग्वेजेस। 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में 14 भाषाएं थीं। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। ओरिजिनल वर्ड जब भी आता है, ओरिजिनल या इनिशियली वर्ड जब भी आता है, इसका मतलब है संविधान जब जो 26 जनवरी को लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950 वाले संविधान के बारे में हम बात कर रहे होते हैं। तो इनिशियली 14 लैंग्वेजेस थी आपके 8th शेड्यूल में। 8th शेड्यूल जो आपका संबंध किससे रखता है? आपका लैंग्वेज से संबंध रखता है। ठीक है, तो इनिशियली ये 14 लैंग्वेजेस थी। उसके बाद क्या बोल रहा है? एट प्रेजेंट इट इंक्लूड्स 22 लैंग्वेज। वर्तमान में इसमें 22 भाषाएं शामिल हैं। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। ठीक है, तो उसके बाद आपके डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से इसमें लैंग्वेजेस ऐड की गई। तो सबसे पहले जो 21वां संविधान संशोधन आया, उसके माध्यम से आपका 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये कब लाएगा? 1967 में। इसके माध्यम से क्या ऐड किया गया? सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया गया था आपके 8th शेड्यूल में। उसके बाद 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया। ये कब आता है आपका? ये एक्ट आता है आपका 1992 में, और इसके माध्यम से 3 लैंग्वेजेस को 8th शेड्यूल में ऐड किया गया था। वो कौन कौन सी लैंग्वेज थी आपकी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। मणिपुरी एंड नेपाली। इसके बाद आपका आता है 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अच्छा, इस चीज को आप, ये 92nd जो आता है आपका आता 2003 में। ठीक है, इसके माध्यम से 4 लैंग्वेजेस को ऐड किया गया था, और वो कौन कौन सी 4 लैंग्वेजेस थी? बोडो, डोगरी, डोगरी, ठीक है, आपका मैथिली एंड संथाली। मैथिली एंड संथाली।
तो ये 22 लैंग्वेजेस हैं, 8 शेड्यूल, इनको हम 8 शेड्यूल लैंग्वेजेस बोलते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। आपसे क्या पूछा, विच ऑफ द अबव इज आर करेक्ट, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए में ओनली 1 दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में बोथ 1 and 2 दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में ओनली 2, ऑप्शन नंबर डी में नाइदर 1 और 2। देखो गलती मत कर देना, यहाँ ऑप्शन नंबर बी में बोथ 1 and 2 दिया गया है। नॉर्मली आप देखोगे कि ऑप्शन नंबर सी में बोथ 1 and 2 दिया जाता है। तो एग्जामिनर इस तरीके से ऑप्शंस के साथ भी खेल सकता है। क्वेश्चन भले ही सिंपल हो, लेकिन कई बार होता क्या है, वो भी हमसे गलत हो जाते हैं, क्योंकि हम अच्छे से ऑप्शंस को भी नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये गलती कभी मत करिए, बेसिक गलती है, बहुत ही बेसिक बात है ये, कि क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ें, हम ऑप्शंस को अच्छे से देखें, उसमें से क्या पूछा जा रहा है। जैसे यहाँ पे क्या आपसे करेक्ट वन पूछा जा रहा है, तो आप करेक्ट वन को आइडेंटिफाइड करें और ये भी देखें कि कहाँ पे कौन सा ऑप्शन है। तो सही जवाब क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। एक पार्ट 17 भी आपका, पार्ट 17 आपका किससे संबंधित है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस से संबंधित। आपका जो पार्ट 17 है, इसमें आपके कितने आर्टिकल शामिल है, आर्टिकल नंबर 343 से लेके 351 तक। और इसमें आप क्या देखने को मिलता है, जो डिफरेंट लैंग्वेज से संबंधित प्रोविजंस हैं वो आपको इसमें देखने को मिलता है, ऑफिशियल लैंग्वेज। और इस पार्ट को 4 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। चैप्टर 1 है आपका, चैप्टर 1 में क्या शामिल है आपका, लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। जब यूनियन की बात करें मतलब सेंटर के बारे में बात कर रहे होते हैं। और चैप्टर नंबर 2 में क्या दिया गया, रीजनल लैंग्वेजेस के बारे में बात कही गई है, रीजनल लैंग्वेजेस के बारे में बात कही गई है। ठीक है, और चैप्टर नंबर 3 में आपके किसके बारे में बताया गया है, चैप्टर नंबर 3 में आपका बात कही गई है लैंग्वेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। ठीक है, इसके बारे में बताया गया है, लैंग्वेज ऑफ द जो कोड, लैंग्वेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के बारे में बताया गया है। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 में किसके बारे में बताया गया, चैप्टर नंबर 4 में स्पेशल डायरेक्टिव्स हैं, स्पेशल डायरेक्टिव्स हैं। तो ये दो चीजें आप जो लैंग्वेजेस से संबंधित हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। जैसे 8 शेड्यूल के बारे में मालूम होना चाहिए और पार्ट 17 के बारे में मालूम होना चाहिए। और जैसे आर्टिकल 351 है, कमेंट में आप मुझे बताइएगा कि आर्टिकल 351 किससे संबंधित है। प्रीवियस सेट में मैंने आपसे पूछा था कि जो सुप्रीम कोर्ट की क्या लैंग्वेज है, तो कॉन्स्टिट्यूशनली सुप्रीम कोर्ट की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश लैंग्वेज है। इन केस कोई भी किसी अदर लैंग्वेज में सुप्रीम कोर्ट में जाके अपनी पिटीशन दायर करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको कॉन्स्टिट्यूशनली रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। और ऐसा हो भी चुका है कि रीजनल लैंग्वेज में पिटीशंस गई तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिजेक्ट किया है। ठीक है, तो आर्टिकल, और कमेंट में आप मुझे बताइएगा कि आर्टिकल 351 किससे संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द टर्म स्टेट इंक्लूड, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत राज्य में क्या शामिल है। तो जो आर्टिकल देखिए, सबसे पहले देखिए पार्ट 3 जो है आपका, पार्ट 3 आपका फंडामेंटल राइट से संबंधित है। और फंडामेंटल राइट्स में कितने आर्टिकल शामिल हैं आपके, आर्टिकल 12 से लेके 35 के बीच में। ठीक है, तो देखिए इन आर्टिकल्स, जब आप आर्टिकल नंबर 14 पढ़ेंगे, आर्टिकल नंबर 15 पढ़ेंगे, तो वहां एक वर्ड मेंशन होता है स्टेट। तो ये जो आर्टिकल 12 है, ये जो टर्म स्टेट यूज हुआ है फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरीज में, जितने भी फंडामेंटल राइट्स के जो आर्टिकल्स हैं उसमें जो टर्म यूज हुआ है स्टेट, उसको परिभाषित कौन कर रहा है, आपका आर्टिकल नंबर 12। तो स्टेट शब्द का क्या मतलब होता है आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया गया, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट, केवल केंद्र सरकार। ऑप्शन नंबर बी में ओनली स्टेट गवर्नमेंट, केवल राज्य सरकार। ऑप्शन नंबर सी में क्या, ओनली जुडिशरी, केवल न्यायपालिका। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया, गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, लोकल एंड अदर अथॉरिटी, सरकार, विधायिका, स्थानीय एवं अन्य प्राधिकरण। तो स्टेट शब्द राज्य का यहाँ क्या मतलब रहेगा, गवर्नमेंट।
मतलब गवर्नमेंट का यहाँ क्या मतलब है, गवर्नमेंट बोल दूं या एग्जीक्यूटिव बोल दूं मैं, कार्यपालिका बोल दूं मैं, एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव हो गया, ठीक है, या गवर्नमेंट बोल दूं, गवर्नमेंट बोल दूं, जिसको बोलते हैं आपकी कार्यपालिका, लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर, जैसे कि आपकी संसद हो गई, संसद हो गई, राज्य विधानसभाएं हो गई, वो सब आपकी लेजिस्लेचर। लोकल एंड अदर अथॉरिटी, लोकल एंड अदर अथॉरिटीज में जब हम बात करते हैं, लोकल अथॉरिटीज में जब हम बात कर रहे होते हैं, तो हम म्यूनसिपालिटीज और पंचायत के बारे में बात कर रहे होते हैं। अदर अथॉरिटीज में देखो क्या क्या शामिल हो, हर वो पीएसयूज इसमें शामिल होंगे, हर वो चीज जिसमें गवर्नमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, वो स्टेट का पार्ट मानी जाएगी, ठीक है। जैसे कोई पीएसयूज हो गया, जैसे बैंक हो गया, बैंक हैं आपके, एलआईसी है भाई, ये सब एलआईसी क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होल्डिंग ही तो है इसमें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शेयर होल्डर्स हैं इनमें, तो ये सब भी स्टेट की जो स्टेट शब्द है उसकी परिभाषा में ये सब शामिल किए जाएंगे। और जब जुडिशरी, देखिए जुडिशरी इस दायरे से बाहर होती है, ठीक है, जुडिशरी, लेकिन जुडिशरी जब एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरीज में काम कर रही होती है, तब ये स्टेट की कैटेगरी में शामिल होगी, ठीक है। तो आपका सही जवाब क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। और देखिए बाकी सारे स्टेटमेंट, बाकी सारे ऑप्शंस में ओनली वर्ड यूज हुआ है, ओनली, ओनली, ओनली। और जब कभी भी एब्सोल्यूट वर्ड्स यूज हो तो आप हमेशा सावधान हो जाएं। इस तरीके के जब भी टर्म्स आए एब्सोल्यूट वर्ड वाले, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। और अक्सर ऐसे जवाब, ऐसे ऑप्शंस गलत होते हैं, नॉर्मली गलत होते हैं, लेकिन आपको इंश्योर करना है कि वो उसका क्या जवाब होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 प्राइमरली इंट्रोड्यूस चेंजेस इन द कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन इन विच टू डिस्टिंक्ट एरिया, ठीक है। तो 1773 में विनियम अधिनियम ने कंपनी के प्रशासन में मुख्य रूप में किन दो क्षेत्रों में परिवर्तन किया, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में हम क्या जानते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में क्या जानते हैं। सबसे पहली बात है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, भाई ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत की दीवानी राइट्स मिल जाते, बंगाल के दीवानी राइट्स मिल जाते हैं 1900 क्या बोलते 1765 में दीवानी राइट, बंगाल का दीवानी राइट, दीवानी राइट का मतलब रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स मिल जाते हैं 1765 में। उसके बाद आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया में एज ए टेरिटोरियल पावर, एक पावर, एक मिलिट्री पावर के तौर पे उसका आपका कार्यकाल स्टार्ट हो जाता, मतलब जैसे दूसरे प्रिंसली स्टेट थे उसी तरीके से कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी एक भी एक्ट होने लग गई थी। तो उसके बाद क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी तो एक प्राइवेट कंपनी है और इसके जो शेयर होल्डर्स थे उनको बहुत फायदा पहुंच रहा था, उसकी वजह से जो ब्रिटेन के जो दूसरे लोग थे उनको जलन हो रही थी। तो उन्होंने दबाव डाला ब्रिटिश पार्लियामेंट पे कि भाई इस कंपनी अब ये सिर्फ और सिर्फ एक व्यापारिक कंपनी नहीं रही, उसके साथ साथ इसके पास अब टेरिटरी भी है इंडिया में जिसको वो ये रूल कर रही है, तो इसको गवर्न किया जाना चाहिए प्रॉपर सिस्टमेटिक मैनर में। तो रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पारित पहला एक्ट था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के को रेगुलेट करने के लिए इसको बनाया गया था, तभी इसको हम रेगुलेटिंग एक्ट बोलते हैं। तो सबसे पहले इसने क्या किया, जो गवर्नर ऑफ बंगाल था, गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या टाइटल दिया गया, अब गवर्नर ऑफ बंगाल इस एक्ट के बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो जाएगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और जो बाकी दो दूसरे प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर जनरल थे वो इसके सबऑर्डिनेट हो जाते हैं। तो सबसे पहले इसने क्या इंट्रोड्यूस किया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, आपके बारेन हेस्टिंग, बारिंग हेस्टिंग। इसके बाद क्या होता है कि इस एक्ट ने सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसीज इंट्रोड्यूस की थी, ठीक है।
सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज इंट्रोड्यूस की। इसने क्या स्टैब्लिश किया था? सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट को स्टैब्लिश किया था, इसी एक्ट के माध्यम से स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हैं जो थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। ठीक है, अब ऑप्शंस को देखते हैं। कंपनी, जुडिशियल सिस्टम एंड रेवेन्यू कलेक्शन, कंपनी की न्यायपालिका और राजस्व संग्रह। ऑप्शन नंबर बी क्या? कंपनी मिलिट्री स्ट्रेटेजी एंड ट्रेड रेगुलेशन, कंपनी की सैन्य रणनीति और व्यापार नियम। ऑप्शन सी क्या कह रहा है? कंपनी कॉन्स्टिट्यूशन एट होम एंड टेरिटोरियल कंट्रोल इन इंडिया, इंग्लैंड में कंपनी का संविधान और भारत में क्षेत्रीय नियंत्रण। कंपनी रिलेशन विद प्रिंसली स्टेट एंड फॉरेन पॉलिसी, कंपनी के रियासतों से संबंध और विदेश नीति। तो सही जवाब क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी सबसे लॉजिकल ऑप्शन है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा कि ये फर्स्ट एक्ट था जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए बनाया था। ठीक है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी आपके भाई देखिए, और किसके द्वारा पारित किया गया था? ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। और इसने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और सेंट्रल, सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या बनाया? गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या बनाया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? वारेन हेस्टिंग आपके पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। और इसी एक्ट के माध्यम से आपका सुप्रीम एस्टेब्लिश किया गया था सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता 1774। और इस एक्ट ने किसकी नींव रखी थी? सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण की इंट्रोडक्शन किया, केंद्रीकरण का। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन उस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन होता है जिसमें सारी पावरों का केंद्र एक हो। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द लाहौर सेशन 1925 डिक्लेयर पूर्ण स्वराज एज द गोल ऑफ आईएनसी का मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया था, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और लाहौर सेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर 2 देखते हैं। कराची सेशन फोकस्ड ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड इकोनॉमिक पॉलिसी, 1931 के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकार और आर्थिक नीतियों पर जोर दिया गया था, ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। और ये सेशन, इस कराची सेशन 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, और इसमें आपके फंडामेंटल राइट्स और इकोनॉमिक पॉलिसीज पे रेजोल्यूशन पास किया गया था। ठीक है, 26 जनवरी जो आपका 26 जनवरी क्यों हम सेलिब्रेट करते हैं, और 26 जनवरी के ही दिन क्यों संविधान को लागू किया गया था? तो क्योंकि इस डेट को, क्योंकि इस लाहौर सेशन में 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने का निर्णय लिया गया था। उसी डेट की हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस को ध्यान में रख के संविधान सभा ने यह निर्णय लिया था कि हम 26 जनवरी को अपने संविधान को लागू करेंगे। ठीक है, तो इस वजह से ये 26 जनवरी को भारतीय संविधान लागू किया गया। अच्छा, विच ऑफ द एबो स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, आपसे क्या पूछा? करेक्ट कौन सा है, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? अब देखिए, ए में ओनली 1 दिया है, बी में ओनली 2, सी में बोथ 1 and 2, डी में नाइदर 1 और 2। देखो, इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो बोथ 1 and 2 था वो बी में दिया गया था, इसमें सी में दिया गया था। तो ये चीज नोटिस करने वाली बात है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा। अच्छा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट 1928 वाज इंडिया फर्स्ट मेजर अटेम्प्ट टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन। नेहरू रिपोर्ट भारत का पहला प्रमुख संवैधानिक मसौदा था।
ये स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है। और ये नेहरू रिपोर्ट के बारे में आप क्या क्या जानते हैं? नेहरू रिपोर्ट आपकी सबसे पहले ये मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये रिपोर्ट तैयार की गई थी। मोतीलाल नेहरू जो कि आपके जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे, ठीक है, इनकी अध्यक्षता में ये रिपोर्ट बनाई गई थी। और नेहरू रिपोर्ट देखिए हुआ क्या कि 1927 में जब साइमन कमीशन इंडिया आता है, साइमन कमीशन इंडिया आया, तो इस कमीशन में जितने भी सदस्य थे वो सारे ब्रिटिश लोग थे। तो ये इंडियंस लीडर ने इसको एक डेलिबरेट अटेम्प्ट माना कि इंडियंस को ये नीचा दिखा रहे हैं, ब्रिटिशर्स इंडिया को नीचा दिखा रहे हैं। तो इस साइमन कमीशन ने एक चैलेंज रखा इंडियन लीडर्स के सामने कि आप अपना संविधान बनाकर दिखाएं, क्योंकि इनका ये मानना था कि इंडियंस अपना संविधान नहीं बना सकते, इंडियंस अपने आप को रूल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसी चैलेंज को काउंटर करने के लिए नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी, ठीक है। तो 1927 में साइमन कमीशन आता है और ये इसको ऑल वाइट कमीशन भी बोलते हैं, ऑल वाइट कमीशन बोलते हैं, क्योंकि इसके सारे 7 सदस्य जो थे वो सब आपके ब्रिटिशर्स थे, ठीक है। और इसी को काउंटर करने के लिए आपके नेहरू रिपोर्ट लाई जाती है, नेहरू रिपोर्ट। और नेहरू रिपोर्ट आपकी डोमेनियन स्टेटस की बात करती है, डोमेनियन स्टेटस की बात करती है। ये पूर्ण स्वराज के बारे में विषय में बात नहीं कर रही, ये डोमेनियन स्टेटस के बारे में बात कही थी, ठीक है। और इसी रिपोर्ट को काउंटर करने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी भी रिपोर्ट निकाली थी, ठीक है। तो डोमेनियन स्टेटस की बात कही गई थी। और 1929 में कांग्रेस ने अपना जो गोल था वो क्या बनाया था? पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो ये आप याद रखिएगा, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अच्छा, कमेंट में आप मुझे बताइएगा जब साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट और लाहौर सेशन हुआ उस समय भारत के वायसराय कौन थे? वायसराय कौन थे? ये आपको मुझे कमेंट में बताना है, ठीक है। अब आपसे देखो इसमें क्या पूछा है, ठीक है। अच्छा, ये स्टेटमेंट तो सही होगा। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, द साइमन कमीशन इंक्लूडेड इंडियन मेंबर। साइमन कमीशन में भारतीय सदस्य शामिल थे, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि इसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। अब आपसे क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द अबो स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है। इसको आप थोड़ा करेक्ट कर लेंगे, यहां आपसे सही नहीं गलत वाला पूछा जा रहा है, गलत है। कौन सा कथन गलत है, इसको एक करेक्शन कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखो इसमें, अब देखो क्या आपसे पूछा जा रहा है, ये आपको क्या है, देखो ये स्टेटमेंट आपका सही है, ये गलत है। अब उस आधार पे इसका क्या सही जवाब होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए में क्या दिया? ओनली 1 दिया गया। ऑप्शन नंबर बी में ओनली 2 दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी में बोथ 1 and 2 दिया गया है। और ऑप्शन नंबर डी में नाइदर 1 और 2, ठीक है। तो सही जवाब क्या रहेगा आपका? सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी, आपका सही जवाब रहेगा, क्योंकि ये गलत है और आपसे गलत वाला ही पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित कथनों पर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द दाग सिस्टम इन्वॉल्व ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस टू प्रिवेंट फ्रॉड इन द आर्मी। दाग प्रणाली में घोड़ों पर मोहर लगाई जाती थी ताकि सेना में धोखाधड़ी रोकी जा सके। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। हुलिया सिस्टम इन्वॉल्व मेंटेनिंग डिस्क्रिप्टिव रिकॉर्ड ऑफ सोल्जर्स। हुलिया प्रणाली में सैनिकों का विवरण दर्ज किया जाता था। ये स्टेटमेंट भी आपका सही है, ठीक है। अच्छा, ये जो दाग और हुलिया सिस्टम है, दाग सिस्टम बोल दें, दाग एंड चेरा सिस्टम जिसको बोलते हैं, दाग या चेरा सिस्टम या हुलिया सिस्टम, ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? ये इंट्रोड्यूस किया था आपका अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी आपकी किस डायनेस्टी से संबंध रखते थे? दिल्ली सल्तनत की खिलजी डायनेस्टी से ये संबंध रखते थे, ठीक है।
अब आपसे क्या पूछा, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए में ओनली 1 दिया है, ऑप्शन नंबर 2 में ओनली बी और 2 दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में बोथ 1 and 2 दिया गया है, और ऑप्शन नंबर डी में नाइदर 1 और 2, ना ही 1 नॉर 2। तो सही जवाब क्या रहेगा आपका, सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आपका सही जवाब रहेगा। ये सारे जो रिफॉर्म्स थे ये आपके, अच्छा इसके साथ साथ जो अलाउद्दीन खिलजी ने जो अपने सोल्जर्स की जो पेमेंट दी वो कैश में दी थी, कैश में पेमेंट दी थी इन्होंने, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। क्योंकि जो इक्ता सिस्टम जो दिल्ली सल्तनत में आप इक्ता सिस्टम देख रहे हैं, दिल्ली सल्तनत में क्या था, इक्ता सिस्टम। इस सिस्टम में क्या है ना कि जो गवर्नर्स होते थे उनको लैंड असाइन कर दिया जाता था और वो उस लैंड के माध्यम से जो रेवेन्यू कलेक्ट होता था और जो उनकी फीस होती थी, जो उनकी सैलरी होती थी, उसको वो काट के सेंटर को दिया करते थे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे आपका अलाउद्दीन खिलजी इंटायरली कैश में पेमेंट दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज आपके मिलिट्री में एक प्रोफेशनलिज्म लाना पर्पस था और दूसरा करप्शन को रोकना पर्पस था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जस्टिस रेवती मोहिते डेरा बिकेम द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ मेघालय हाई कोर्ट। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरा मेघालय उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश बनी। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। रिसेंटली आपकी जस्टिस रेवती को जो मेघालय हाई कोर्ट है उसका चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। हाई कोर्ट इन इंडिया आर एस्टैब्लिश अंडर आर्टिकल 214 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत में उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत स्थापित किए गए हैं। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। सुप्रीम कोर्ट आपका किस आर्टिकल के तहत कंस्टिट्यूट किए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के संबंध में, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट आपका आर्टिकल 124 के तहत, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, आर्टिकल 124 का संबंध किससे, आपका सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन से। और आर्टिकल जो आर्टिकल 214 हो गया, ये हाई कोर्ट से संबंधित है, ठीक है, हाई कोर्ट से। और आपके जो पार्ट 6 में जो पार्ट 6 में आर्टिकल 214 से लेके आपका जो 232 तक हैं, ये आर्टिकल आपके किससे संबंधित हैं, आपके संबंधित हैं ये हाई कोर्ट से, ठीक है। हाई कोर्ट की वेरियस पावर से संबंधित हैं। अच्छा, इंडिया में जो ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है वो कौन से हैं, ओल्डेस्ट हाई कोर्ट, सबसे पुराने हाई कोर्ट कौन से हैं, तो जो भी 3 प्रेसिडेंसी टाउन्स हुआ करते थे ब्रिटिश पीरियड में, बंगाल मतलब कलकत्ता हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट और आपका मद्रास हाई कोर्ट, ठीक है। अच्छा, कमेंट में आप मुझे ये बताइएगा कि इनके नाम आज भी, इन शहरों के नाम तो बदल दिए गए लेकिन इन हाई कोर्ट के नाम भी आज भी पुराने नामों पे चले आ रहे हैं, तो ऐसा क्यों है। और इनका नाम परिवर्तन, हाई कोर्ट का नाम परिवर्तन करने के लिए हाई कोर्ट का नाम कौन सी संस्था परिवर्तित कर सकती है और किस प्रोसीजर के माध्यम से वो नाम परिवर्तित कर सकती है, ये चीज़ आप मुझे कमेंट में बताइए। तो ये 3 हाई कोर्ट हैं, ये ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है इंडिया के, ठीक है। और सबसे बड़ा हाई कोर्ट कौन सा है आपका, लार्जेस्ट हाई कोर्ट किस सेंस में हम बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ जजेस के सेंस में, ठीक है। तो इस लार्जेस्ट है आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट आपका लार्जेस्ट हाई कोर्ट है, ठीक है। और टोटल हाई कोर्ट्स कितने इंडिया में, देखिए सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है भाई इंडिया में, एक है सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट आपके कितने, 25, एट प्रेजेंट 25 हाई कोर्ट हैं। और नए हाई कोर्ट कौन बना सकता है, तो ये सारी पावर पार्लियामेंट के पास है, नए हाई कोर्ट, ठीक है। अच्छा, जो स्टेट की सबसे हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट कौन सी होती, मतलब स्टेट में जो इनका दायरा होता है, जैसे आपका बॉम्बे हाई कोर्ट है, जैसे आपका
मद्रास हाई कोर्ट है, तो इनका दायरा क्या होता है, ठीक है। तो इनका दायरा, जैसे मद्रास हाई कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन में क्या क्या आता है आपका, एक तो आपका आता है तमिलनाडु स्टेट और पौंडीचेरी, ठीक है। तो इनका ज्यूरिडिक्शन भी आपको मालूम होना चाहिए। तो दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, ठीक है। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए में ओनली 1 दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में ओनली 2 दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में बोथ 1 and 2, ऑप्शन नंबर डी में नाइदर 1 और 2। तो सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए, जिस तरीके से आप सुप्रीम कोर्ट की पावर को पढ़ते हैं उसी तरीके से आपको हाई कोर्ट की भी पावर को देखनी चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कॉमनैलिटीज भी होती है, जैसे यहाँ ओरिजिनल, जैसे अपीलेट ज्यूरिडिक्शन, रिट ज्यूरिडिक्शन, इस तरीके से पावर्स जो होती हैं डिफरेंट काइंड की, आपको यहाँ देखना होता है कि कौन सा आर्टिकल के माध्यम से किसको क्या पावर मिल रही है। अगला ऑप्शन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द फर्स्ट 5 year प्लान वाज बेस्ड ऑन हेरोड डोमर मॉडल, प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड था वो क्या था, 1951 से लेके 56, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 2 देखते हैं, द फर्स्ट 5 year प्लान टारगेटेड अ ग्रोथ रेट ऑफ अबाउट 2.1, प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य लगभग 2.1 वृद्धि दर था। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये आपका टारगेट ग्रोथ था, अचीव कितना किया था इसने, इस प्लान, ये प्लान पीरियड एक सक्सेसफुल प्लान पीरियड था क्योंकि इसने अचीव क्या किया था, अचीव किया था 3.6%, ठीक है। और क्या जानते हैं हम फर्स्ट 5 year प्लान के बारे में। फर्स्ट 5 year प्लान आपका, एक तो सबसे पहले इसका मॉडल किस पे, अच्छा ये किसने डिज़ाइन किया था आपका, किसने ड्राफ्ट किया था ये प्लान, फर्स्ट 5 year प्लान। फर्स्ट 5 year प्लान आपका ड्राफ्ट किया था, ड्राफ्टेड बाई के.एन. राज। और इसको किसने प्रेजेंट किया था, उस समय कौन प्राइम मिनिस्टर थे, जवाहरलाल नेहरू उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, और राष्ट्रपति थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और इसका जो फोकस एरिया था वो क्या था, एग्रीकल्चर, ठीक है। प्राइमरी जो फोकस एरिया था वो एग्रीकल्चर था, एग्रीकल्चर, प्राइस स्टेबिलिटी। और इसी 5 year प्लान में जो आपके भाखड़ा नागल डैम है उसको कंस्ट्रक्ट किया गया था, ठीक है। प्राइस, एग्रीकल्चर, प्राइस स्टेबिलिटी, ये सब चीजें इसका लक्ष्य था। अब आपसे क्या पूछा, विच ऑफ द अबव इज आर करेक्ट, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए में ओनली 1 दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में ओनली 2, ऑप्शन नंबर सी में बोथ 1 and 2, ऑप्शन नंबर डी में नाइदर 1 और 2। तो सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आपका सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग वाज अडॉप्टेड इन इंडिया इन 2016, भारत में लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण 2016 में अपनाया गया। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है। तो ये जो फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट अब फॉलो किया जाता है इंडिया में। आरबीआई इज मैंडेटेड टू मेंटेन सीपीआई इन्फ्लेशन एट 4% बेटा विथ अ टॉलरेंस बैंड ऑफ ±2। तो आरबीआई को जो आपका आरबीआई है, आरबीआई को जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पे जो हमारा इन्फ्लेशन टारगेटिंग है वो कितना है, 4%, 4 ±2%, ठीक है। तो ये ही आपका फ्लेक्सिबल टारगेटिंग इन्फ्लेशन टारगेटिंग सिस्टम है। और ये आपका किस कमेटी ने रिकमेंड किया था इसको, उर्जित पटेल कमेटी ने इसको रिकमेंड किया था, ठीक है। ये भी मालूम होना चाहिए, जैसे आपके इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए कई सारी इंडेक्सेस हैं, उसमें से सीपीआई पे बेस्ड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आपका फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग में यूज किया जाता है। अब आपसे क्या पूछा, कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए में ओनली 1, ऑप्शन नंबर बी में ओनली 2, ऑप्शन नंबर सी में बोथ 1 and 2, ऑप्शन नंबर डी में नाइदर 1 और 2। तो सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आपका सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सिल्वर आर्टिकल्स बिकम्स ब्लैक आफ्टर सम टाइम्स व्हेन एक्सपोज टू एयर बिकॉज, चांदी के बर्तन हवा के संपर्क में आने पर काले क्यों हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको 4 ऑप्शंस क्या क्या दिए गए। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, सिल्वर गेट ऑक्सीडाइज टू सिल्वर ऑक्साइड, चांदी सिल्वर ऑक्साइड में ऑक्सीजन
ऑक्सीकृत हो जाती है भाई। ऑप्शन नंबर बी क्या है? ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है कि सिल्वर रिएक्ट विद मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म सिल्वर कार्बोनेट। चांदी नम कार्बन डाइऑक्साइड में अभिक्रिया कर सिल्वर कार्बोनेट बनाती है। ऑप्शन नंबर सी में क्या है? सिल्वर रिएक्ट विद सल्फर इन एयर टू फॉर्म सिल्वर सल्फाइड। चांदी हवा में उपस्थित सल्फर से अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड बनाती है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में क्या है कि सिल्वर रिएक्ट विद नाइट्रोजन ऑक्साइड टू फॉर्म सिल्वर नाइट्रेट। चांदी नाइट्रोजन ऑक्साइड से अभिक्रिया कर सिल्वर नाइट्रेट बनाती है। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। देखिए, चांदी के बर्तन काले इसलिए पड़ जाते हैं क्योंकि जो चांदी होती है वो रिएक्ट कर जाती है सल्फर में, जो एयर में प्रेजेंट हाइड्रोजन सल्फाइड्स होती है उससे रिएक्ट करके ये क्या बनाती है? सिल्वर सल्फाइड। और इस वजह से चांदी के बर्तन काले पड़ जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ एनर्जी करेंसी फॉर सेलुलर प्रोसेसेस। निम्नलिखित में से कौन कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा है? ऑप्शन क्या है? ग्लूकोज, एटीपी, एडीपी और पाइरुविक एसिड। तो सही जवाब क्या रहेगा आपका? एटीपी आपका सही जवाब है। एटीपी का क्या मतलब? एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। ग्लूकोज क्या है? प्राइमरी सोर्स है। प्राइमरी है, कोई आपसे प्राइमरी सोर्स है ये। ठीक है। ये जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है तब आपको एटीपी देखने को मिलता है, एटीपी मिलते हैं। ठीक है। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, और इसको सेल डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर पाती है। ठीक है। तो एटीपी आपका करेंसी, एनर्जी करेंसी होती है जो जरूरत पड़ने पे सेल्स इनको यूटिलाइज करती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। द रेड सी इज कनेक्टेड टू अरेबियन सी थ्रू। लाल सागर अरब सागर से किस माध्यम से जुड़ा हुआ है? ठीक है। ऑप्शन है स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुज। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है बाब अल मंदेब जल डमरूमद बेरिंग स्ट्रीट, और ऑप्शन नंबर डी है आपका मलक्का स्ट्रीट। ठीक है। तो देखिए, आपका रेड सी अरेबियन सी से किस स्ट्रीट के माध्यम से कनेक्ट होता है? ये कनेक्ट होता है बाब अल मंदेब स्ट्रीट या जल डमरूमद। ठीक है। तो बी आपका सही जवाब है। स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुज अभी न्यूज में है बहुत। ठीक है। और स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुज किसको कनेक्ट करता है? आपका पर्सियन गल्फ को कनेक्ट करता है ये ओमान की खाड़ी से, या आपका जो अरब सागर से गल्फ ऑफ ओमान, या गल्फ ऑफ ओमान बोल दो, या आपका अरेबियन सी को बोल दो, अरेबियन सी से कनेक्ट करता है। उसी तरीके से आपका रेड सी किससे कनेक्ट करता है? देखिए, ये जो रेड सी स्ट्रीट, ये नैरो स्ट्रीट ये भी है एक। ठीक है। और ये आपका कनेक्ट करता है, आपका रेड सी को कनेक्ट करता है अरेबियन सी से। ठीक है। बेरिंग स्ट्रीट जहां से इंटरनेशनल डेट लाइन पास्ड होती है। मलक्का स्ट्रीट, ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि मलक्का स्ट्रीट किन दो रीजन्स को कनेक्ट करती है, और इंडिया भी रिसेंटली, और मलक्का स्ट्रीट के नजदीक में भारत का कौन सा आइलैंड ग्रुप है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंडस रिवर ओरिजिनेट इन तिब्बत नियर लेक मानसरोवर। सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है। ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर 2 देखते हैं। जास्का, नुब्रा, सयोग, हुंजा ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर। जास्का, नुब्रा, सयोग सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। ये भी सही स्टेटमेंट है। ठीक है। अच्छा, और कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं? यदि आप ट्रिब्यूटरीज की बात करें, हम ट्रिब्यूटरीज की बात करें इंडस रिवर की, तो देखिए आपकी रावी, चिनाब, जो पंच नद जिनको बोलते हैं, रावी, चिनाब, ब्यास, सतलुज आपके, और झेलम, ये सब आपकी, ये भी आपकी ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी? इंडस रिवर की। और जो इंडस वाटर ट्रीटी थी उसमें इन 5 नदियों का, जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई, इंडस वाटर ट्रीटी, इससे अभी रिसेंटली इंडिया बाहर निकल गया है।
इंडस वाटर ट्रीटी, इसको इंडिया ने सस्पेंड कर दिया है। 1960 में ये ट्रीटी हुई थी और इस इंडस वाटर ट्रीटी में ये 5 नदियां शामिल थी और इन 5 नदियों को पंचनद भी बोलते हैं, पंचनद। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। ऑप्शन नंबर ए में ओनली 1 दिया गया है, बी में ओनली 2 दिया गया है, ऑप्शन सी में बोथ 1 and 2 दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में नाइदर 1 और 2। तो सही जवाब क्या रहेगा आपका? सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अच्छा ये हिमालयन रिवर्स है। इंडस रिवर किस तरह की रिवर है? हिमालयन रिवर है। ठीक है, प्रीवियस सेट में हमने देखा था कि रिवर्स को हम 2 कैटेगरीज में बांटते हैं, एक तो हिमालयन रिवर्स, दूसरी आपकी कौन सी? पेनिनसुलर रिवर। ठीक है, और इसका जो ओरिजिन पॉइंट है वो कहाँ है? आपका तिब्बत में है, नियर लेक मानसरोवर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस करते हैं। देखो, पुष्कर फेयर इज प्राइमरली, पुष्कर मेला मुख्यतः क्या है? ठीक है, ठीक है, सबसे पहले पुष्कर फेयर होता कहाँ पे? पुष्कर फेयर आपका राजस्थान में एक जगह है पुष्कर, वहां पे ये फेयर ऑर्गेनाइज किया जाता है हर साल सितंबर अक्टूबर में ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, अब ये आपसे पूछ रहा है कि पुष्कर फेयर क्या है? ठीक है, तो एक रिलीजियस इवेंट ओनली, केवल धार्मिक आयोजन। ऑप्शन बी है कल्चरल एंड लाइव स्टॉक फेयर, सांस्कृतिक और पशुधन मेला। ऑप्शन सी है पॉलिटिकल गैदरिंग, राजनैतिक सभा। ऑप्शन डी है आपका स्पोर्ट इवेंट, खेल आयोजन। तो जो आपका पुष्कर फेयर है, जिसको पुष्कर में ऑर्गेनाइज किया जाता है, एक सांस्कृतिक और पशुधन मेला है। ठीक है, और पुष्कर एक ऐसी जगह है जहां पे आपने देखा होगा कि ब्रह्मा जी, जिनको सृष्टि का निर्माता बोलते हैं, उनका कोई भी मंदिर आपको देखने को नहीं मिलता है, लेकिन पुष्कर एकमात्र ऐसी जगह है जहां पे आपका ब्रह्मा जी का भी मंदिर है। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा, एक तो पुष्कर फेयर की वजह से ये फेमस है, दूसरा ब्रह्मा जी का इकलौता मंदिर आपका पुष्कर में है। क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पंडित बिरजू महाराज, सितारा देवी और एंड शंभू महाराज आर फेमस कथक डांसर। ठीक है, तो पंडित बिरजू महाराज, सितारा देवी और शंभू महाराज प्रसिद्ध कथक नर्तक है। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि ये जो तीनों हैं ये कथक के लीजेंड हैं। ठीक है ना, कथक को इन्होंने ही परिभाषित किया कि कथक। ठीक है, अच्छा कथक किस तरह का डांस है? कथक आपका क्लासिकल डांस है। देखिए, मैं बार बार इस तरीके के पॉइंट इसलिए दोहराता हूं क्योंकि आप जब कभी भी कोई भी क्वेश्चंस करें, उसको काफी डिटेल मैनर में करें, जिससे कि कई सारे फैक्ट और कंसेप्ट आप रिवाइज कर पाए। देखिए, एग्जाम में क्या ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा कि कितनी सारे कंसेप्ट्स और फैक्ट आप अपने दिमाग में लेकर एग्जाम में इंटर किए हैं। ठीक है ना, तो इसलिए मैं बार बार दोहराता हूं। ठीक है, कथक ये क्लासिकल डांस है और इंडिया में कितने टोटल क्लासिकल डांस है? 8 क्लासिकल डांस है। ठीक है, कथक परफॉर्मेंस बिगिंस विद तथ जेंटल इंट्रोडक्शन। ठीक है, कथक प्रस्तुति की शुरुआत ठाठ से होती है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है, दोनों स्टेटमेंट आपके सही है। ठीक है, विच ऑफ द एबो इज आर करेक्ट, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए में ओनली 1 दिया है, ऑप्शन नंबर बी में ओनली 2 दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में बोथ 1 and 2 दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में नाइदर 1 और 2, ना ही 1 और ना ही 2। तो देखिए, तो सही जवाब क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अच्छा, ये जो है आपका कथक जो है, कथक किस स्टेट से संबंध रखता है? नॉर्मली ये नॉर्थ इंडिया या उत्तर प्रदेश से इसका संबंध रखता है। और इसका एवोल्यूशन की बात करें तो ये भक्ति मूवमेंट से एवॉल्व हुआ है, और सारे क्लासिकल डांस की तरह ये भी डांस आपका नाट्य शास्त्र पर ये बेस्ड है। ठीक है, और यहाँ पे आपको घराना देखने को मिलते हैं, घराना आपको देखने को मिलते हैं। 3 घराना है आपके, एक तो जयपुर घराना, एक आपका बनारस घराना, और एक आपका लखनऊ घराना, लखनऊ घराना। ठीक है, ये 3 घरानास भी आपको देखने को मिलते हैं।
कि द 1931 सेंसस इज सिग्निफिकेंट फॉर 1931 की जनगणना किसके लिए महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर ए में फर्स्ट डिजिटल सेंसस, पहली डिजिटल जनगणना। ऑप्शन बी है आपका डिटेल कास्ट डाटा, विस्तृत विस्तृत जाति संबंधी आंकड़े। ऑप्शन सी है पॉपुलेशन डिक्लाइन, जनसंख्या में कमी। ऑप्शन डी है आपका इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण। तो देखिए जो 1931 में देखो जो अभी जो 1900 जो अभी 2027 में जो जनगणना हो रही है ये आपकी फर्स्ट डिजिटल सेंसस होगी, डिजिटल सेंसस होगी। और इस 2027 में जो जनगणना हो रही है उसमें आपका कास्ट बेस्ड आंकड़े भी इकट्ठे किए जाए, कास्ट बेस्ड डाटा भी इकट्ठा किया जाएगा। आजादी के बाद पहली बार कास्ट बेस्ड डाटा आपकी जनगणना में इकट्ठे किए जा रहे हैं। इससे पहले लास्ट टाइम 1931 की जनगणना में कास्ट बेस्ड आंकड़े इकट्ठे किए गए थे। ठीक है, तो 1931 की जो जनगणना है वो आपका इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि आजादी के बाद पहली बार 1927 जो 2027 में जो जनगणना हो रही है उसमें कास्ट बेस्ड आंकड़े इकट्ठे किए जाएंगे। ठीक है, और ये फर्स्ट डिजिटल सेंसस होगी और ये 2 फेज में कंडक्ट कराई जाएगी, 2 फेज में ये कंडक्ट होगी। अच्छा, कमेंट में आप मुझे बताइएगा रेफरेंस डेट क्या है इसकी, रेफरेंस डेट, और ये रेफरेंस डेट होती क्या है और रेफरेंस डेट 2027 की जनगणना के लिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 को डिस्कस करते हैं। व्हाट फिजिकल क्वांटिटी इंश्योर्स अ सैटेलाइट मेंटेन इट्स ऑर्बिट विदाउट propulsion? कौन सी भौतिक मात्रा उपग्रह को बिना निरंतर प्रलोदन के कक्षा में बनाए रखती है? और आपके ऑप्शंस क्या है? मास, द्रव्यमान। ऑप्शन बी है ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन सी है ऑर्बिटल वेलोसिटी, कक्षीय वेग। ऑप्शन डी है एटमॉस्फेरिक ड्रैग। तो सही जवाब क्या रहेगा? आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। ये आपसे ये पूछ रहा है कि सैटेलाइट जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही होती है उसको विदाउट प्रोपल्सन, विदाउट इंजन ओपन किए किस तरीके से वो अपनी ऑर्बिट में घूमती रहती है। तो उसका सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी सी, ऑर्बिटल वेलोसिटी। के कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, द वर्ल्ड WEF का मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है यहाँ पे। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, द WEF एनुअल मीटिंग 2026 वॉज हेल्ड इन दावोस, स्विट्जरलैंड। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 की वार्षिक बैठक दावोस, स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। देखिए जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो एनुअल मीटिंग है वो हमेशा से दावोस, स्विट्जरलैंड में ही आयोजित की गई है। ठीक है, इसका जो वेन्यू है वो एक तरह से फिक्स रहता है, चेंज नहीं होता है। ठीक है, अच्छा अगला स्टेटमेंट देखते हैं। द थीम ऑफ द मीटिंग वॉज अ स्पिरिट ऑफ डायलॉग। इस बैठक का विषय अ स्पिरिट ऑफ डायलॉग था। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। देखिए जब कभी भी आप कोई सी भी मीटिंग्स के बारे में पढ़ें या कोई भी समिट के बारे में पढ़ें, कोई भी समिट के बारे में पढ़ें तो आपको उसका थीम मालूम होना ज़रूरी है, थीम मालूम होना ज़रूरी है। ठीक है, थीम ज़रूर आप उसका पता कर लिया करिए। ठीक है, अच्छा ये जो अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो 2026 में जो मीटिंग हुई उसका थीम द स्पिरिट ऑफ डायलॉग, क्योंकि अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आप देखेंगे कि अभी डायलॉग की बजाय हथियार चलाए जा रहे हैं। ठीक है ना, इसलिए इसका थीम आपका स्पिरिट ऑफ डायलॉग रखा गया कि हम अपने जो भी मुद्दे हैं उनको आपसी बातचीत करके शांतिपूर्वक ढंग से उनको सुलझाएं। लेकिन ऐसा अभी नहीं हो रहा है। ठीक है, विच ऑफ द अबव इज आर करेक्ट? उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए में ओनली 1, ऑप्शन नंबर बी में ओनली 2, सी में बोथ 1 and 2,
और डी में नाइदर 1 और 2। तो सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आपका सही जवाब रहेगा। अच्छा, कमेंट में आप मुझे बताइएगा रायसीना डायलॉग जो होती है ये कहाँ पे होती है और इस साल का थीम क्या आता है। रायसीना डायलॉग का थीम आपको मुझे बताना है, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। नमस्ते स्कीम एम्स टू मैकेनाइज सैनिटेशन वर्क एंड एलिमिनेट मैनुअल स्कैवेंजिंग। नमस्ते योजना का उद्देश्य स्वच्छता कार्य का मशीनीकरण करना और मैनुअल स्कैवेंजिंग को समाप्त करना है। मैनुअल स्कैवेंजिंग का क्या मतलब है यहाँ पे? मैनुअल स्कैवेंजिंग का मतलब है आपका जो हाथ हाथ से जो नालों को साफ किया जाता है, उससे मतलब है मैनुअल स्कैवेंजिंग। तो देखिए, नमस्ते स्कीम जो है आपकी, नमस्ते स्कीम का क्या मतलब है? नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन एंड मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम इकोसिस्टम है ये, ठीक है। और ये आपकी ये नमस्ते स्कीम की फुल फॉर्म है। अब इससे बड़े आसानी से अंदाजा लग गया होगा आपको, ठीक है, कि इस स्कीम का क्या लक्ष्य है। अच्छा, इस स्कीम को 2023 में लॉन्च किया गया था और ये ज्वाइंट स्कीम है किस किस की? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है, एम्पावरमेंट। और क्या दूसरी मिनिस्ट्री कौन सी? प्लस मिनिस्ट्री ऑफ आपकी हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इसका तो पहला स्टेटमेंट तो आपका सही हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? इट प्राइमरली टारगेट सीवर एंड सेप्टिक टैंक्स वर्कर, ठीक है। यह मुख्य रूप से सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों को लक्षित करती है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। देखिए, ये स्कीम क्या है? जो मैकेनाइज जो आपकी मैनुअल स्कैवेंजिंग हो रही उसको समाप्त करना इसका लक्ष्य, और जो सैनिटेशन का कार्य है उसको मैकेनाइज करना, मतलब मशीनीकरण के माध्यम से सैनिटेशन का कार्य किया जाना, ठीक है। तो विच ऑफ द अबव इज आर करेक्ट? ठीक है, बड़ा आसान है। ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन और टू। तो सही जवाब रहेगा आपका बोथ वन एंड टू, आपका सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। द मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय यूनाइटेड स्टेट अगेंस्ट ईरान ऑन 28 फरवरी 2026 इज नोन एज, ठीक है। तो 28 फरवरी 2026 को अमेरिका द्वारा ईरान के खिलाफ शुरू गई सैन्य अभियान को क्या नाम दिया गया? ठीक है, हर एक मिलिट्री ऑपरेशन का एक कोड नेम होता है, ठीक है। तो ये आपसे ये पूछ रहा है कि जो यूनाइटेड स्टेट और इजराइल ने, यूएस और अमेरिका ने जो ईरान पे अभी जो स्ट्राइक की है उसका क्या कोड नेम है? और आपके ऑप्शंस क्या है? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, ऑपरेशन इंड्योरिंग फ्रीडम, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दे रहा? ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो सही जवाब क्या रहेगा आपका? सही जवाब रहेगा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, ठीक है। अच्छा, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या था? जो आपका 1991-92 में जो गल्फ वॉर हुई थी, गल्फ वॉर होती है जिसमें होता क्या है कि इराक कुवैत को अपने नियंत्रण में ले लेता है। तो उसको काउंटर करने के लिए यूएस स्ट्राइक करता है, यूएस और अदर नाटो मेंबर्स स्ट्राइक करते हैं इराक पे। तो उस समय जो मिलिट्री ऑपरेशन हुआ था उसका कोड नेम दिया गया था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ठीक है। और ऑपरेशन इंड्योरिंग फ्रीडम जो अब 2001 में जो अफगानिस्तान पे अटैक किया गया था उसको ऑपरेशन इंड्योरिंग फ्रीडम कहा गया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार ये इंडिया में किया गया था। खालिस्तानी आतंकवादियों को जो गोल्डन टेम्पल में जो खालिस्तानी आतंकवादियों को काउंटर करने के लिए जो ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था वो आपका ऑपरेशन ब्लू स्टार था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
कलारी लीव वॉज कंडक्टेड इन द लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय आइलैंड। कलारी लीव का आयोजन लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीपों में किया गया। तो ये आपकी ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, कलारी लीव क्या एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। द एक्सरसाइज वॉज कंडक्टेड बाई सदर्न एयर कमांड ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। यह अभ्यास भारतीय वायुसेना के दक्षिणी वायु कमान द्वारा आयोजित किया गया था। ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। ठीक है, आपसे क्या पूछा, विच ऑफ द अबव इज आर करेक्ट, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर में ओनली 1 दिया है, ऑप्शन नंबर बी में ओनली 2, ऑप्शन सी में बोथ 1 and 2, ऑप्शन नंबर डी में नाइदर 1 और 2। तो सही जवाब क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, इसका नाम कलारी इसलिए रखा गया है क्योंकि ये केरला की एक मार्शल आर्ट फॉर्म है, कलारी पट्टू। केरला की संबंध है कलारी पट्टू। ये केरला की क्या है, मार्शल आर्ट फॉर्म। मार्शल आर्ट फॉर्म। ठीक है, ऐसे ठीक है। और जो इंडियन एयरफोर्स है इसकी टोटल कितनी कमांड है, इसकी टोटल इंडियन एयरफोर्स की आपकी टोटल 7 कमांड है, जिनमें से 5 ऑपरेशनल कमांड है और 2 फंक्शनल कमांड है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये पॉइंट याद रखना। क्वेश्चन नंबर 23 डिस्कस करते हैं। द हैंडबुक ऑफ स्टैटिक्स ऑन इंडियन स्टेट 2024-25 इज रिलीज्ड बाय। हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन स्टेट्स 2024-25 किसके द्वारा जारी किया गया है। और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए नीति आयोग, ऑप्शन नंबर बी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन नंबर सी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी है आपका सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक है, तो देखिए हैंडबुक ऑफ स्टैटिक्स ऑन इंडियन स्टेट आपकी आरबीआई के द्वारा इसको पब्लिश किया गया है। ठीक है, तो ये आपके भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इसको पब्लिश किया गया। तो सी आपका सही जवाब रहेगा। ठीक है, कमेंट में आप मुझे ये बताइएगा कि नीति आयोग कौन कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करता है। ठीक है, और आपका जो सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस है ये आपका किसके लिए जिम्मेदार होता है, जो नेशनल इनकम का कैलकुलेशन होता है, इसको आप नेशनल इनकम कैलकुलेशन आपका ये सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस करता है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय आपका नेशनल इनकम कैलकुलेशन करता है। ठीक है, कमेंट में आपको मुझे क्या बताना है कि नीति आयोग कौन कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करती है। क्वेश्चन नंबर 24 डिस्कस करते हैं। चुनौतियां मुझे पसंद हैं गुजराती एडिशन इज ऑथर्ड बाई विनय जोशी, अशोक देसाई एंड पंकज जैन एंड वाज रिलीज बाई होम। चुनौतियां मुझे पसंद है गुजराती संस्करण के लेखक विनय जोशी। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है कि जो पुस्तक है चुनौतियां मुझे पसंद है, उसका जो गुजराती एडिशन है जिसको विनय जोशी और अशोक देसाई एंड पंकज जैन ने लिखा हुआ है, इसको किसने रिलीज किया है। और आपके ऑप्शन क्या है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, आनंदीबेन पटेल और राजनाथ सिंह। तो सही जवाब क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा। इसको अमित शाह जी, जो कि अभी वर्तमान में आपके यूनियन होम मिनिस्टर हैं और मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन भी हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा। अच्छा, ये आपकी बायोग्राफी है किस पे बेस्ड है, आनंदीबेन पटेल पे, जो कि लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 को डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 50 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 किससे संबंधित है। और आपके ऑप्शंस क्या हैं, ऑप्शन नंबर ए है राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, ऑप्शन बी आपका सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, ऑप्शन सी है फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऑप्शन डी है इमरजेंसी प्रोविजन, आपातकालीन प्रावधान। तो जो ऑप्शन जो आर्टिकल 15 है ये किस कैटेगरी में जाएगा, किस पार्ट में जाएगा आपका, आर्टिकल 50 आपका जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि किस पार्ट में मेंशन है, पार्ट नंबर 4 में मेंशन है। और इसमें कितने आर्टिकल शामिल है, आर्टिकल नंबर 36 से लेके 51, उसी में आर्टिकल नंबर 50 मेंशन है।
और जो आर्टिकल नंबर 15 है ये क्या बात कर रहा है? ये कह रहा है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। ठीक है, अच्छा, राइट टू इक्वलिटी आपका ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? राइट टू इक्वलिटी ये आपको फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी, फंडामेंटल राइट्स के पार्ट में देखने को मिलेगा। ठीक है, राइट टू इक्वलिटी। ठीक है, और आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच आपका इसी में फंडामेंटल राइट्स में। इमरजेंसी प्रोविजन के लिए तो आपका एक सेपरेट पार्ट है, पार्ट 18। और आर्टिकल कितने शामिल हैं इसमें? आर्टिकल आपके 352 से लेके 360। तो देखिए, इतनी डिटेल मैनर में जब आप चीज़ों की प्रैक्टिस करते हैं तो कोई फैक्ट या कंसेप्ट आप भूलेंगे ही नहीं। ठीक है, एक सोचिए 25 क्वेश्चन से ही आपने कितने सारे नए कंसेप्ट भी लर्न किए, नए फैक्ट भी लर्न किए और अपना अच्छे से रिवीजन भी किया। ठीक है, तो आप जब इस मैनर में चीज़ों को करते हैं तो चीज़ें आपको आपकी परमानेंट मेमोरी का पार्ट बन जाती है। एग्जाम में आप इजीली रिकॉल कर पाते हो। इजीली आपका जब आप चीज़ों को इजीली रिकॉल कर पाते हो तो आपका टाइम भी बचता है और वो टाइम आप कहीं दूसरे जो टफ क्वेश्चंस आते हैं उसमें यूटिलाइज कर पाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सेट नंबर 30 यहाँ कंप्लीट हो जाता है। जो क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूँ और जिसका आप जवाब भी दे रहे हैं कमेंट सेक्शन में, वो बहुत ही सराहनीय है। ठीक है, अच्छा, कुछ क्वेश्चंस के जवाब क्या बोलते हैं उसको, जो क्वेश्चंस मैं आपसे पूछा हूँ वो उसको आप कमेंट में दीजिए। उसके साथ साथ आप मुझे जो आपको टफ सेक्शन लगता है, वो सेक्शन जो आपका अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और जो आपको टफ लगता है, उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि सर ये सेक्शन अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है या मुझे ये सेक्शन टफ लगता है, तो मैं उस सेक्शन को डिटेल मैनर में यहाँ एक्सप्लेन कर पाऊँ। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सेट नंबर 30 यहाँ कंप्लीट होता है। थैंक यू।